बुरी कहाँ बात थे आपके, कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? जो लाशें कहो तो अभी उसका डीएनए चेक करवा दूं, निकलवा के लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो आप? गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी नहीं, ऑपोजिशन बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही। यार तुमने पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के उन शोहदा को टाट किया जो तुम्हारे जैसे बेढंगी और बेतुके किस्म के सियासतदानों की इज्जत है। आपकी सरकार या आपके जो सरकार चलाने वाले आर्मी को एक सीधे सीधे मैसेज दिया है, पहली स्ट्राइक सपने में भी मत सोचिए, उससे हटिए। कहाँ थे आपके, कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? जो लाशें कहो तो अभी उसका डीएनए चेक करवा दूं, निकलवा के लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो आप? गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी नहीं, ऑपोजिशन बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही थी। मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ रही थी। उसमें आपकी बदबू आ रही थी, आपके मुनीर की बदबू आ रही थी। ये सुनना चाहते हो? लाशों को हम कभी बदबू नहीं बोलते हैं, लाशों को हम बोलते हैं ये भगवान की धरोहर है, इसकी भगवान मानी जाती है, पार्थिव शरीर माना जाता है। पहली बात तो क्या बात करते हो? आपकी सुने, मेरी बात सुने, मैं आपकी लीडरशिप के बारे में गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं किए, अभी भी नहीं करूंगा। आपने बेशक अभी मेरे आर्मी चीफ का आपने मोदी बोला, मैंने थोड़ी ना बोला। तो भाई मोदी, देखे मेरी बात सुने, मोदी साहब के मैंने आपने मोदी बोला क्योंकि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने मुनीर आपका बोल दिया क्योंकि वो आपका करता धरता है। नहीं, सुने मैंने नरेंद्र मोदी को उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, आपने डेरोगेटरी रिमार्क इस्तेमाल किया, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या डेरोगेटरी? बोलो एक बार, मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर मैंने कोई डेरोगेटरी बात करी तो मैं माफी मांगूंगा। और बोलो साहब, ये गलत चीज होती है कि आप किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में, मैं हमेशा आपके सीडीएस साहब, मैंने तो आपने बोला क्या वो नेवी ने क्या किया? आपने कहा कि एक लाश जिसके ऊपर मक्खियां पड़ रही थी उसके लिए क्या किया? मैंने आपको बोला कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। आपने वो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों, आपने क्या किया? मेरा मसला ये, देखिए मेरी बात सुनो, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी लीडरशिप के बारे में हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, साहब कहता हूँ, तनकीद करता हूँ पॉलिसी के ऊपर, वो अभी भी मैंने भी तो कहा मुनीर साहब, मैंने कब कहा कि मुनीर? मैंने कोई गधा मुनीर कहा? मैंने भी आके मुनीर साहब कहा। अगर कोई डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल हो, कोई एक सेकंड, कमर सिंह साहब, कहीं पर कोई डेरोगेटरी रिमार्क अगर मैंने दिया है, मैंने आपके शो पर बोला है कि मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? मेरा कॉन्फिडेंस यही है, आप बता दीजिए। आपने फिर अभी बदतमीजी की आर्मी चीफ का नाम लेते हुए। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़े ऑनरेबल हैं। किसकी बात कर रहे हो? अरे आप एक बात बताओ, एक सेकंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप ऋषि मुनीर की बात कर रहे हो ना, जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सुने, अब अगर आपने बात की है तो जरा हौसला करें। आप इंसानियत दुश्मन की बात कर रहे हैं ना, आपके मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस ना, आप सुन तो लें, आप सुन लें, आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, नहीं कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन पढ़ा रहा है? ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे? दिस इज गेटिंग अनफेयर। बात होती है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप करने क्या दें? अरे करने को वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, क्यों? आपके पास ये हक है। मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप साढ़े 700 बोल रहे हो ना, 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे होता है कि 2% से कम है। मैं कहता हूँ आपने तो जीनोसाइड कर रखा है, जनाब, आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में। क्या बात कर रहे हो? यार तुमने पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के उन शोहदा को टाट किया जो तुम्हारे जैसे बेढंगी और बेतुके किस्म के सियासतदानों की इज्जत, एहतराम, वकार और हिफाजत के ऊपर जरा मामूर है। पाक फौज का वो जवान
जो सरहद के ऊपर -50 सेंटीग्रेड से लेके 55 सेंटीग्रेड तक अपने हाथ में अपने वजन से ज्यादा भारी बंदूक लेकर 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत, वकार, तौकीर, सुकून, इत्मीनान, सुख और चैन देने के लिए जो खड़ा है, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा मौलवी साहब, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा। तनख्वाह के लिए खड़ा होना होता तो बड़े बड़े वेल ऑफ खानदानों के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के, रिच क्लास के, जो एक जोश और एक जज्बे और एक वलवले और एक मिशन के तहत पाक फौज ज्वाइन करते हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बने हुए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर मेरी और आपकी और लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की माओ और बहनों और बेटियों की इज्जत और असमतों को लुटने के बाद मिलने वाला ये पाकिस्तान, ये 14 अगस्त 1947 को बनने वाला वो पाकिस्तान जिसके हवाले से मौलाना फजल रहमान तुम्हारे बाओ-इजदाद ने कहा था, शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं है। बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सुना हुआ ना ये मुहावरा है। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान के लिए दिल धड़कना क्या होता है? वो हमसे पूछो। वो लाखों खानदान जो यूपी से, लखनऊ से, होशियारपुर से, जलंधर से, लुधियाना से, अंबाला से, पटियाला से, कांगड़ा से, ऊना से, किस किस मछली पंजाब से लेके यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, वहां से जनाब अपनी चुंदराहटें, वजाहतें, दौलत, रुतबा, जलदारियां, नबरदारियां छोड़कर कसम पुरसी की हालत में पाकिस्तान आए और माइनस से जनाब अपनी जिंदगियों का आगाज किया। किसकी मोहब्बत में? सोनी धरती पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हमारे बाओ-इजदाद ने यह गुनाह किया है कि हम पाकिस्तान बनाने की इस गुनाह में शरीक हैं और हमारा फख्र है, हमारी हिम्मत, हमारी जुर्रत, हमारा वलवला, हमारे बाओ-इजदाद का, हमारे बुजुर्गों का, हमें इस पर फख्र है कि पाकिस्तान हमारा है। इसके हर बनाने में हमारा जनाब हाथ रहा है, मेरे वालिद का, मेरे दादे का, मेरे परदादे का। इस तरह के लाखों खानदान, तो तुम्हारे तो खानदानों को तस्करे कोई नहीं है। तुम्हारे खानदान तो अपने मुंह से कहते रहे तुम्हारे बाओ-इजदाद कि हम इस गुनाह में शरीक नहीं। तो बात करने से पहले वो किसी ने कहा ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक। मौलाना फजल रहमान साहब 100 दफा सोचा करो कि आप बात क्या करने लगे हो। हम सब जानते हैं आपकी औकात, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से आपकी हैसियत, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से आपकी वैल्यू, तहरीके पाकिस्तान के हवाले से आपके बाओ-इजदाद। किसको छुपा छुपा आप किस मुंह से पाकिस्तान की बात करते हैं? आपकी सरकार या आपके जो सरकार चलाने वाले आर्मी को एक सीधे सीधे मैसेज दिया है, पहली स्ट्राइक सपने में भी मत सोचिए, उससे हटिए। चाइना हट चुका है, चाइना का भी फर्स्ट स्ट्राइक था पहले। आज की तारीख में चाइना और इंडिया सिर्फ यही 2 कंट्री हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता बातों का जो प्रभु आपके यहां से उठता है। आपके यहां से बात छींक मारो तो बोले हाथ काट दूंगा, सिर में अगर थोड़ा सा तेल कम गया तो बोले लड़ाई हो जाएगी, आंख में कोई कचरा आ गया तो भाई साहब क्या कहते हैं न्यूक्लियर मार दूंगा। और कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। सर मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया आपको मौका दे रहा है, एक और मौका दे रहा है कि जनाब ये जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसकी सच्चाई, क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी सच्चाई को पाकिस्तान की आवाम समझे और अपनी फौज और अपनी सरकार को लगाम रखे कि जनाब ये फर्स्ट न्यूज वाला मामला जो है ये आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं, आपको किसी तरह से बेनिफिट नहीं होता। मैं तो उल्टा कहूंगा, जितना ज्यादा अभी रिसेंटली आप लोगों ने वॉर बोला है, आप देख रहे हैं आपके अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कि हमने मिसाइल भी लगा ली, हमारी जो न्यूक्लियर वाली सबमरीन है वो भी आ गई। अब सबमरीन पे ही बात कर लो एक सेकंड के लिए कि पाकिस्तान को खौफ क्यों होना चाहिए। मुझे एक सच बताइए, क्या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया पहली बार चला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। जिस सबमरीन की हम बात कर रहे हैं, अरिहंत की बात कर रहे हैं, अरिगाथी थी, अरिहंत जो बात कर रहे हैं, अरिहंत मेरे पानी में 2016 से अब तक चल रही है। मतलब आज रातों रात आपको, अच्छा एक और स्टेप आगे चले जाओ, हमने आज से 10 साल नहीं 15 साल पहले एक प्रोजेक्ट चलाया कि हम अपनी सबमरीन्स खुद बनाएंगे, और जब हमने अपनी सबमरीन्स खुद बनाई तो उसमें हमने नेक्स्ट सबमरीन इसी सीरीज की जो बनाई वो बनाई अरिघात, वो भी पानी में चल रही है। हमारी जो शेड्यूल्ड नेक्स्ट वाली थी वो हमने बनाई अरिदमन, अरिदमन भी पानी में चल रही है। अब जो लेटेस्ट आने वाली है वो आने वाली है अरिसूदन, वो भी आएगी। और आपको आज बता दूं, आज से 10 साल बाद फिर आपका ये शो आप कोट करिएगा,
कि कर्नल शैलेंद्र ने बोला था जो 5 S5 की जो सीरीज की जो सबमरीन आने वाली हैं वो 2027 के बाद आने वाली है। तो आज नहीं तो वो कल आएंगी ना, जब बना रहे हैं तो आएंगी। हमने इसलिए थोड़ी ना उतारी है कि पाकिस्तान में ऊंचा और नीचा हो गया। ये गॉट नथिंग टू डू विद दैट, ये हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम। अब आप एक बात बताओ, अभी हम राफेल बनाने वाले हैं जो फराज के साथ बना रहे हैं। ऐसा आपके थिंक टैंक थिंकर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कमर चीमा साहब का कहना है, सर आपके यहाँ तो लेट हो जाता है सारा काम। भाई साहब अगर मेरे यहाँ लेट हो जाता है तो आपको तकलीफ, मैं अगर टाइम पर कुछ कर लेता हूं तो भी आप ही को तकलीफ, मैं उसको न्यूक्लियर नहीं बनाता हूं 2016 से अब तक तो भी आप ही को तकलीफ, उसके ऊपर न्यूक्लियर लगा देता हूं जो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये तो चीमा साहब का कहना है कि आपकी इस शिप के ऊपर, सबमरीन के ऊपर आपने न्यूक्लियर डिवाइस लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि सिपरी बोल रहा है। मतलब सिपरी के ऊपर आप सर वो तो ये भी कह रहे थे कि आपके क्योंकि जहाज सारे गिर गए तो अब आप जो है वो नेवी के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। ये बात ऐसा ले लेते हैं तो ऐसा ले लेते हैं, इससे क्या बड़ी बात। मेरे जहाज गिर गए तो उन्होंने बड़ी पुण्य की बात करी है, बहुत भगवान की बात करी है। मैं भी यही कह रहा था उनको कल कि जनाब अगर मुनीर साहब बोलते हैं कि हिंदू का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए तो वो बड़ी पुण्य की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि आप पीओजेके में लाइव फायरिंग कर रहे हैं तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं बलूचिस्तान में आप फायरिंग कर रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा में आपको तकलीफ है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको टीटीपी से प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है, मैं गलत बोल रहा हूं। अब आप बताइए मैं सही कहा हूं, आप बता दीजिए। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एकदम तहलका मचा हुआ है और इसकी वजह है मौलाना फजल रहमान। उन्होंने वहां की सेना और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर ऐसा तीखा हमला किया है कि सबके होश हो गया है। उन्होंने सीधा तौर पर 1999 के कारगिल युद्ध का वो सच सबके सामने ला दिया है, जिसे सेना पिछले कई सालों से छुपा बैठी थी। मौलाना ने एकदम खुलकर बोला कि कारगिल में जब पाकिस्तान के जवान शहीद हुए तो वहां की फौज ने, मतलब पाकिस्तान की फौज ने खुद अपने जवानों को, लाशों को पहचानने से मना कर दिया था। सोचो जरा, उन्होंने उन 100 को लवारिस छोड़ दिया था और फिर भारत के रहमो करम पर बात आ गई थी। इन्होंने पूरे इस्लामी रीति रिवाज के साथ उन्हें दफनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की का भी जिक्र किया और बताया कि उनका जनाजा भी तो तब मिल पाया था जब भारत की तरफ से दबाव बनाया गया था। मतलब सेना उनके बड़े जनरल्स पर इतने बड़े आरोप लगाना और वो भी इतने बड़े मन से, ये बात दोस्तों बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई खुलकर बोल सके। मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सेना के लोगों को देश चलाना है तो राजनीति करनी है तो अपनी वर्दी उतार को सीधा चुनाव लड़ने आ जाए, तब समझ आएगा कि जनता उन्हें कितना पसंद करती है। उनका साफ कहना है कि देश को सिर्फ बंदूक के जोर पर या मिलिट्री अप्रोच से नहीं चलाया जा सकता। जब से ये सब सामने आया है वहां के सोशल मीडिया और न्यूज में एकदम आग लगी हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है तो सेना के लोग उसके खिलाफ हो गए। अब देखना यह है कि ये नया सियासी तूफान कहां तक जाता है, क्योंकि वहां ऐसी बातें खुलकर सब नहीं बोल सकते और सबकी बस की बात नहीं है।